मैंने कहा देखो आज आज का तो मैं कंपाउंडर हूँ, कल मैं कंपाउंडर नहीं रहूंगा, ये बात पक्की है। कल क्या होने वाला है? वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। ये फाउंडेशन नाम की कोई चीज भी होता है, ये भी कोई कोर्स होता है। मतलब हमने आज ये सुना था कि पुलिस का कोर्स होता है, फौज का कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है आइडिया नहीं था सर। कि डॉक्टर रामप्रकाश गालवा का एम्स प्री पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये डॉक्टर रामप्रकाश का दुर्भाग्य नहीं है, ये एम्स का दुर्भाग्य है। इंटरव्यू से पहले तो दिल में गुदगुदी सी हो रही है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई एक झोंपड़े में की है। डाउट दूसरों के होते थे, सोल मेरे होते थे। मैं और मेरे भैया दोनों ही पापा जी के साथ रोटी खाते हैं, एक ही थाली के अंदर हम दोनों रोटी खाते हैं। बच्चा कह रहा है कि मैं भैंस का दूध निकाल सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज अपन संवाद करने जा रहे हैं दो ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपने 8वीं तक की पढ़ाई एक झोंपड़े में की है, जहां शायद एक स्टूडेंट भविष्य की सपनों की सीमाएं रखता हो। नागौर जिले के मुंडवा तहसील के थिरोद गांव की श्री संपतराम जी जिंजा के दो बेटे, बड़ा बेटा विष्णु जिंजा और छोटा बेटा रजनीश जिंजा, आज दोनों हमारे साथ में हैं। विष्णु पीसीपी के माध्यम से 12वीं के साथ नीट में चयनित होकर आज के दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी से एमबीबीएस कर रहा है, और विष्णु का छोटा भाई रजनीश इस साल नीट में चयनित हुआ है। बड़ा भाई विष्णु इस टाइम मेडिकल कॉलेज में है और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। विष्णु और रजनीश, आप दोनों का आज के टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रजनीश, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो क्या ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो कैसी फीलिंग आ रही है पहले इंटरव्यू से पहले? इंटरव्यू से पहले तो दिल में गुदगुदी सी हो रही है। गुदगुदी सी हो रही है। गुदगुदी सी हो रही है। तो रजनीश, जैसा सुनने में आया आपको गांव में धावा ढंडा वेटनरी डॉक्टर भी लोग कहते थे। हाँ, वेटनरी डॉक्टर भी कहते थे और कुछ कंपाउंडर भी कहते थे। कंपाउंडर भी? हाँ। तो आपको कंपाउंडर क्यों कहते थे? कम आकलन हो रहा था आपका कोई? आकलन तो अभी तक 10 तक का तो आया नहीं था रिजल्ट, तो फिर भैया का डॉक्टर में हो गया सिलेक्शन। मैं तो बातों बातों में ही था, जहाँ ज्यादा पंचायत ही करता रहता। तो फिर बच्चे वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो चलो पढ़ाई में तो है नहीं कुछ खासा, तो इसलिए वो मेरे को बोला कि ये बड़ा भाई डॉक्टर है तो छोटे कंपाउंडर तो कम से कम वो बना ही देगा। हाँ, साथ में असिस्ट करता रहेगा हॉस्पिटल में। राइट। इसी कारण मुझे कंपाउंडर भी बोलने लग गए। तो नीट से एक दिन पहले मैं मंदिर जा रहा था, तब हमारे एक परिवार के एक सदस्य ने मुझसे पूछा कि और कंपाउंडर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो मुझे लगा यार अपने को तो कंपाउंडर बना रहे हैं। और मतलब वो विष्णु को पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? विष्णु डॉक्टर बन चुका था। हाँ। तब मैंने उनको एक जवाब दिया था। मैंने कहा देखो आज आज का तो मैं कंपाउंडर हूँ, कल मैं कंपाउंडर नहीं रहूंगा, ये बात पक्की है। कल क्या होने वाला है? कल नीट का एग्जाम होने वाला था और डॉक्टर बनने वाला था। वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। की नीट की एग्जाम के पहले दिन मजाक में कहा जाता है कि कंपाउंडर साहब, तो बच्चा कहता है कि आज आज जितना कहना मुझे कंपाउंडर कह दो, कल मैं कंपाउंडर नहीं रहने वाला हूँ, कल मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, क्योंकि कल नीट का एग्जाम होने वाला है और उसमें मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मीन्स कॉन्फिडेंस तो आप में कूट कूट के भरा हुआ था। हाँ, कॉन्फिडेंस का लेवल ये लगता है। विष्णु ने अपने गांव की स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद शारदा बाल निकेतन मुंडवा से 10वीं तक की पढ़ाई की। विष्णु ने 10वीं में 87% अंक हासिल किए और उसके बाद में पीसीपी में 11वीं फाउंडेशन में एडमिशन लिया। फाउंडेशन के साथ 12वीं बोर्ड में 91% बनाए और नीट में भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। रजनीश ने भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ाई की। नागौरी बच्चे हैं दोनों, जहाँ की भाषा भी बहुत मीठी है। तो विष्णु से मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि जब आप गांव के झोंपड़े में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां से आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली? कि मेरे मौसी के 2 लड़के हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो उनके थ्रू मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली। मेरे को ध्यान आया और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व दोनों का विषय है कि विष्णु की मौसी के बेटे डॉक्टर रामप्रकाश गालवा एसएमएस से एमबीबीएस करके आज के दिन कनाडा में रेडियोलॉजिस्ट हैं
और डॉक्टर रजनीश गालवा हैं, वो जोधपुर के प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन हैं। और एक शानदार वाकया मेरे को उनके संदर्भ में ध्यान आ रहा है। डॉक्टर रामप्रकाश गालवा एसएमएस मिडिल कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट्स में अपने बैच में रहा करते थे। जब एम्स प्री पीजी दिया तो रिजल्ट जब आने वाला था तो सभी को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें एक बहुत ही गजब की चीज़ सुनने को मिली, एक ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिला जो हमारे लिए भी बहुत दफ़ा मोटिवेटिंग होता है कि डॉक्टर रामप्रकाश गालवा का एम्स प्री पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये डॉक्टर रामप्रकाश का दुर्भाग्य नहीं है, ये एम्स का दुर्भाग्य है कि ऐसा डॉक्टर एम्स तक नहीं पहुंच पाया उस एग्जाम के माध्यम से। एम्स के ठीक कुछ दिनों बाद आयोजित पीजीआई चंडीगढ़ की प्री पीजी एग्जाम में डॉक्टर रामप्रकाश गालवा ने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। मीन्स दोस्तों की वो बात जिसमें कहा था कि एम्स प्री पीजी में डॉक्टर रामप्रकाश का सिलेक्शन नहीं होना डॉक्टर रामप्रकाश का दुर्भाग्य नहीं है, एम्स का दुर्भाग्य है, उस चीज़ को उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। मुझे आज बड़ी खुशी है कि दोनों बच्चे मेरे साथी रजनीश और मेरे सीनियर बॉस डॉक्टर रामप्रकाश गालवा के परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बधाइयाँ देना चाहूँगा। विष्णु, आप दो भाई हैं और दोनों ही भाई मेरे सुनने में आया ग्रामीण परिवेश में खेती से अच्छा एक्सपोजर लिए हुए। तो विष्णु ये बताएं कि गांव में खेती बाड़ी करते हैं, आज के दिन आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में हैं, क्या आपको महसूस होता है कि अपन ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण बहुत कुछ खोकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे? मैं ये तो कभी फील नहीं करता हूँ कि गांव से होने के कारण मैंने बहुत कुछ लाइफ में खो दिया है, लेकिन आज मैं जब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हुए ये सोचता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ आया हूँ, तो अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूँ और अपने आप को लकी समझता हूँ। तो खेतीबाड़ी के कौन कौन से काम का आपने अनुभव ले रखा है? सर, मैंने खेतीबाड़ी के जो बेसिक्स काम होते हैं, जो मतलब मेनली जो मतलब साधन से जुड़ा हुआ होता है, मशीन से जुड़ा हुआ होता है, उनको ऑलमोस्ट सारे काम मैंने कर रखे हैं। और मैंने ट्रैक्टर से रिलेटेड जिन्हें तैयार निकालना होता है, हल चलाने होते हैं, बाकी खेत मतलब बोना बुआई करनी होती है, वो सारे मैं काम कर सकता हूँ सर। जैसे आप गांव में एक बातूनी स्टूडेंट के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या खेतीबाड़ी का अनुभव भी है आपको? अगर मैं खेतीबाड़ी की बात करूं तो ऐसा कोई खेती में काम नहीं है जो मुझे आता नहीं खेती के अंदर। और मैं ये भी अब आपको बात बोल सकता हूं कि 95% जो किसान है, अपने छोटे किसान हैं, उनसे मैं चाहे एक काम भी ज़्यादा सीखा हो, उससे ज़्यादा ही सीखा हूँ। मैं अभी जैसे भी लॉकडाउन का ही आपको बता दूं, मेरा 1 महीने के बाद एग्ज़ाम था। मैं और मेरे पापा ने सुबह निकले थे 4:15 के आसपास, फिर मैं रात को 9 बजे घर पहुंचा, 9 बजे किताब उठाई और मैं उस दिन भी 12:30-1 बजे तक पढ़ के सोया था। नीट की डिसाइडेड डेट से ठीक पहले सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक खेती का काम किया और उसके बाद में 9 बजे पढ़ाई शुरू करके 12-12:30 बजे तक पढ़ाई की। बहुत अच्छा। तो विष्णु, आपने 11वीं-12वीं फाउंडेशन कोर्स किया और 12वीं के साथ आप नीट में सिलेक्ट हुए, तो थोड़े से फाउंडेशन कोर्स के अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। शुरुआत मेरा वो मतलब एवरेज था, बिलो एवरेज और एवरेज बोल सकते हैं कि मैं नया नया आया था, तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं फाउंडेशन कोर्स का। नाम भी फर्स्ट टाइम प्रिंस में आके सुना था आप लोगों से कि फाउंडेशन नाम की कोई चीज़ भी होता है, ये भी कोई कोर्स होता है। मतलब हमने आज ये सुना था कि पुलिस का कोर्स होता है, फौज का कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है आइडिया नहीं था सर। वाह। तो सर फिर फाउंडेशन में 11th में मेरी रैंक शुरुआत में अच्छी नहीं आई। प्रॉब्लम था ना कि मैं गाँव में एक मतलब गाँव में उस स्कूल से पढ़ा हुआ था ना जहाँ मैं मारवाड़ी में पढ़ा था, और सर पीसीपी के मतलब टीचर्स मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में बोलते थे, तो मेरे वो चीज़ कुछ पता नहीं पड़ती थी, मतलब कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या सर बोल रहे हैं। फिर मेरा धीरे धीरे इंग्लिश मतलब फ्रेंडली हुआ थोड़ा। फिर 11th के अंत में आते आते मतलब जनवरी-फरवरी तक मतलब मेरी अच्छी रैंक आने लग गई। तो एक दिन मेरी जब अच्छी रैंक आई तो मुझे सब पीसीपी की फैकल्टी ने मुझे बुलाया। पहला तो सर ने यही क्वेश्चन किया कि ये रैंक एक बार के लिए लेके आया है या मतलब आगे इसको कंटिन्यू रखेगा। तो मैंने थोड़ा जोश में बोल दिया, सर इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। बहुत तो बढ़िया। सर ने बताया कि जब तू कंटिन्यू रख सकता है तो तुम 12th के साथ डॉक्टर बन सकता है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों में और पेरेंट्स में गैप रहता है, आपसी डिस्कशन भी कम होते हैं। तो रजनीश, आप बताएं कि आपके परिवार में पेरेंट्स के साथ आपका आपस में भाई के साथ कितना क्या घुलना मिलना है, कितना गैप है? हमारे परिवार में तो ये सब कुछ चेंज हो चुका है। मैं और मेरे भैया दोनों ही पापा जी के साथ रोटी खाते हैं, एक ही थाली के अंदर हम दोनों रोटी खाते हैं। मैं और मेरे पापा भी, भैया बाहर चले गए हैं। तो
और अगर मैं ये गैप की बात करूं तो भैया और मैं एक फ्रेंड है। आप अगर ये मान लो कि मैं हर बात भैया को तो शेयर करता ही हूँ कम से कम। मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में वास्तव में पेरेंट्स और बच्चों में गैप रहता है। यह गैप शहरी कल्चर में कम देखने को मिलता है और ये गैप कभी भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जितना संवाद और जितना खुलापन होगा, आपसी बातें उतनी ज़्यादा शेयर होंगी और फैमिली की जो कॉम्प्लिकेशंस आज के ज़माने में पर जगह जगह देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप होना होता है। तो भैंस चराने का भी आपको अच्छा अनुभव है? जो नीट का एग्जाम हो गया उसके बाद भैंसें तो खूब चराई है। इसके साथ साथ मैं भैंस को दूध भी सकता हूँ, दूध निकाल सकता हूँ उसका। तो ऐसा तो कई बार सुना है कि बच्चियां परिवार में गाय भैंस का दूध निकालती हैं तो ये माना जाता है कि घर का काम वो अच्छा सीख चुकी हैं। लेकिन हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि बच्चा कह रहा है कि मैं भैंस का दूध निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमारे बड़े खेत हैं तो बड़ा काम होता है, तो मम्मी और पापा रात को लेट तक काम करते रहते हैं खेतों में, इसलिए फिर इमरजेंसी है तो फिर मेरे को सीखना पड़ा। तो विष्णु, आप डॉक्टर तो बन ही रहे हैं, तो भविष्य में आप किस स्पेशलिटी में समाज की सेवा करना चाहते हैं? मैं आने वाले टाइम में जनरल सर्जरी को उठाऊंगा और उसका अंदर सुपर स्पेशलिटी करूंगा कोई अच्छी सी ब्रांच देख के। और सर इसके अलावा मैं एक गरीबों के लिए मतलब हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ सर, कि जहाँ पे क्या गरीब लोगों को प्राइवेट फैसिलिटी मिले, वो भी एक एकदम मिनिमम कॉस्ट पे सर। बहुत अच्छा, बहुत नेक विचार आपके हैं। तो पीसीपी में अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करें। पीसीपी के टीचर से थे ना, उनसे मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव था। तो इस जुड़ाव से क्या आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा मिला? इससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फायदा मिला। डाउट दूसरों के होते थे, सोल्व मेरे होते थे। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो विष्णु, पीसीपी में तैयारी का आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। सर मेरी जिंदगी में पढ़ाई का जो एक पीरियड था ना, वो जिंदगी में मतलब बेस्ट टाइम मेरा प्रिंस में गुजरा है। और प्रिंस में मुझे पढ़ाई के साथ साथ मतलब दूसरे कामों के लिए, जैसे मतलब कैसे किससे कैसे बात करना है, टीचर से कैसे संबंध होना चाहिए, किसकी कितनी रेस्पेक्ट करनी है, वो सब भी सर पीसीपी में मुझे मिले हैं। तो रजनीश, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों पे विशेष फोकस करना चाहिए, ये बताएं। मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि मेरा 12th में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरा 12th में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को जितनी प्रेफरेंस देनी चाहिए थी उतनी दी नहीं। तो हम लोग तो बार बार कहते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। मैंने दी तो थी एनसीईआरटी की प्रेफरेंस, लेकिन जितनी मेरे को देनी चाहिए उतनी नहीं दी, मुँह की खाली। तो फिर मैंने टारगेट के अंदर एनसीईआरटी को हद से ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। हमारे यहाँ पे पीसीपी के एक टीचर हैं, वो बोलते हैं तू ही गीता तू ही रामायण, सब कुछ है एनसीईआरटी है। आपका कहना है कि एनसीईआरटी इज द सिंगल वे टू क्रैक नीट। तो पीसीपी के लिए गौरव का विषय है कि नागौर जिले के मुंडवा तहसील के थिरोद गांव से पीसीपी से तीसरे बच्चे का गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले जसोदा कल्ला बच्ची है जो एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में है, उसका सिलेक्शन हुआ। फिर विष्णु जिंजा जिसका 12th के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में चयन हुआ। और थिरोद गांव का पीसीपी के माध्यम से तीसरा सिलेक्शन आज हमारे बीच में है रजनीश जिंजा। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप देश की चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे। नमस्कार।